Dear student, I am Bhushan sir. Today start the same lesson, sets. Last one is the total exercise is completed. Last one is the problem set of the set. Problem set of the set में question number 1 and question number 2 is your homework. Question number 1 is MCQ based question and question number 2 find the correct option for the given question. ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप सॉल्व करिए. मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आउट ऑफ द 100% इन अ ग्रुप. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं वो आपको होमवर्क देते जाऊंगा और जो इजी है वो होमवर्क देते जाऊंगा. आउट ऑफ द 100% इन अ ग्रुप 70% स्पीक इन इंग्लिश, 72% स्पीक इन इंग्लिश. 100 है पूरे के पूरे बच्चे, उसमें से 72 बच्चे स्पीक इन इंग्लिश, 43% स्पीक इन फ्रेंच. 43% स्पीक इन फ्रेंच मतलब फ्रेंच लैंग्वेज 43%. each one out of the 100% speak at least one language. 100 में से कोई ना कोई बच्चा एटलीस्ट वन लैंग्वेज पढ़ता ही पढ़ता है. उसके बाद बोला देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश. ओनली इंग्लिश वाले बच्चे अपने को निकालने. इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है अपन ने. हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच. ओनली फ्रेंच वाले भी अपने को कितने बच्चे वो भी निकालना पड़ेगा. ओके. देन हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ. ऐसे बच्चे निकालना है कि दोनों के दोनों लैंग्वेज वो बोल पाएंगे. ओके मतलब इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों बोल पाएंगे. ऐसे बच्चे को अपने को फाइंड आउट करना है. मतलब 3 फाइंड करना है. हाउ मेनी स्पीक इन इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक इन फ्रेंच एंड हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच. ओके. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है. उस क्वेश्चन को देखते कैसे. अब इंग्लिश के लिए ई लेंगे और फ्रेंच के लिए एफ लेंगे और बोथ निकालना है मुझे, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है. यूनियन दिया हुआ है. कितना यूनियन? 100. ओके क्योंकि एटलीस्ट वन लैंग्वेज दोनों से तो आते हैं तो वही चलते. ओके तो पहले क्या लेना पड़ेगा, एक एक करके चलते. प्रॉब्लम सेट. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली सॉल्यूशन. अब कितने हैं इंग्लिश वाले बच्चे तो वो करके लिखते. इंग्लिश के लिए ई लिखते, फ्रेंच के लिए एफ लिखेंगे. लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट स्पीक इन इंग्लिश and F be the set of student speak in French. ओके तो यहाँ पे एक मुझे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे मुझे पता चल रहा है. वहां पे नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं वहां पे 72 स्पीक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन फ्रेंच इज बुक में दिया हुआ है आपके 43% स्पीक इन फ्रेंच. बट ऐसे भी पीपल दिए हुए हैं अपने को जो दोनों के दोनों लैंग्वेज मतलब कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज होता है. एटलीस्ट वन लैंग्वेज वो यूज होता है. ऑल कितने पीपल थे पूरे में से? ऑल द 100 पीपल स्पीक वन ऑफ द लैंग्वेज. ऑल 100 वन ऑफ द लैंग्वेज. एक एटलीस्ट लैंग्वेज बोलता है. इसका मतलब ये होता है कि एन ऑफ ई यूनियन ऑफ एफ इज इक्वल टू 100. और मुझे निकालना है ओके वो निकालना क्या है मुझे? बोथ द लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश एंड ओनली फ्रेंच. तो एक एक करके निकालते पहले. तो इसके लिए मुझे एक स्टैंडर्ड फार्मूला पता है, उस फार्मूले का यूटिलाइज करते. क्या है फार्मूला लिख ले. तो एन ऑफ E union of F is equal to N of E plus N of F minus N of E intersection of F. ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे 100 है, ये 72 है. क्लियर. ये 43 है और ये मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि एटलीस्ट बोथ द लैंग्वेज बोला.
बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, बोथ द लैंग्वेज मतलब दोनों को दोनों लैंग्वेज जिनको बोलना आता है, ऐसे मतलब इंटरसेक्शन मुझे फाइंड करना है। तो अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, सॉल्व करने का तरीका वही है, लैंग्वेज को उधर फेंक देते पहले, या आप उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो मैं एक बार डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता हूँ, एन ऑफ ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू 72 प्लस 43 माइनस 100। क्लियर? ऐड, इन दोनों का ऐड कर लेते, माइनस, देखिए प्लस पॉजिटिव इधर गया तो निगेटिव, निगेटिव की इधर रहा है तो ये पॉजिटिव। 5 7 प्लस 4 इज 11 माइनस 100, दैट मीन बाय द 15 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों के दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं। ओके, मतलब बोथ द लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे कितने हैं? 15। ओके, अब क्या क्या फाइंड करना है एक एक देखते। इट मीन्स 15 पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेज, यहां लिख लेते 15 पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेज, मतलब लास्ट वाला आंसर जो था वो निकल गया। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है पहले? द पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, द पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश, द पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश। अब इंग्लिश वाले ही बच्चे निकालना, तो इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं अपने पास? 72। तो वही कम कर रहा हूं, एन ऑफ ई में से बोथ द बोलने वाले बच्चे को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। क्लियर? इंग्लिश बोलने वाले बच्चे चाहिए, इसलिए अपने पास इंग्लिश बोलने वाले 72 है, वो 72 में से 15 को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली अपने को क्या मिलेगा? आंसर। तो वही काम कर दो, 72 माइनस 15। अब ये होने के बाद मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा वहां पे द स्पीक द पीपल हु स्पीक इन ओनली फ्रेंच। ओके, ये देखते कितना आता है। सब्ट्रैक्शन मैंने सपोज कर लिया वहां पे, तो सब्ट्रैक्शन भी देखना पड़ेगा, और स्पीक इन इंग्लिश करना है। चलिए यहां सब्ट्रैक्शन कर लेते, 12 7 एंड 5, 57 पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। ओके, देन द पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देन द पीपल हु स्पीक ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले बच्चे। ओके, तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंच के लिए? एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, सब्ट्रैक्टेड एन ऑफ एफ। कितना एन ऑफ एफ? चलिए करके देखते। एन ऑफ एफ इज 43 माइनस 15 एंड देन सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा, मतलब दोनों आंसर हो गया मुझे फाइंड आउट। फिर मुझे तीसरा आंसर ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया, तो डेफिनेटली मुझे आंसर मिल गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 28। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बोथ द स्पीक करने वाले बच्चे कौन से? 15। फिर ओनली इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश में से दोनों के दोनों सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा। फ्रेंच चाहिए तो फ्रेंच में से दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे वहां का आंसर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली लास्ट में लिखना पड़ेगा द पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज 57, वही सेम सेंटेंस, द पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश is 57 and the people who speak only French is 28। ओके, ऐसे करके पूरा आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, एज इट इज सेम पे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ जाएगा इसलिए मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक में दिया हुआ है प्रॉब्लम सेट का ही। 70 trees were planted by the Parth and 90 trees were planted by the Pradnya। दो है 70
पार्थ ने लगाया, 90 प्रधना ने लगाया, ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्री प्लांटेशन ऑफ अ वीक। कौन से प्लांटेशन? ट्री प्लांटेशन ओकेजन के ऊपर उन्होंने ट्री लगाया। पार्थ ने 90 एंड 70 ऑन पार्थ एंड 90 एंड प्रधना, एंड आउट ऑफ दीज 25 ट्री वेयर प्लांटेड बाय द बोथ ऑफ देम टुगेदर। दोनों ने मिलके 25 लगाए हैं, ओके, मतलब वो इंटरजेक्शन आ गया। देन लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय द पार्थ और प्रज्ञा। पार्थ और प्रज्ञा दोनों मिलके कितने ट्रीज लगाए होंगे, ये पूरा का पूरा कितने ट्रीज हुए होंगे ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? पार्थ है, प्रज्ञा है, दोनों पीपी है, तो इसके लिए सेट कोई भी ले सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो आप, ओके। चलिए एक एक करके सॉल्व करते। लेट पार्थ है और एक प्रज्ञा है, तो पी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। लेट पी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे? पी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्री है, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ, एंड पी करने से अच्छा मैं बोल रहा हूं कि ए करते, ओके, ए एंड बी इजी हो जाएगा। लेट ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ एंड बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय प्रज्ञा। अब उसके बाद उसने बोला है कि 25 ट्री प्लांटेड बोथ, दोनों के दोनों मिलके 25 ट्री लगाए हुए हैं, ओके। तो ये की करके लिखते हैं यहाँ पे, एन ऑफ ए रिप्रेजेंट द पार्थ, कितने लगाया पार्थ ने ट्री वो भी देख लेते एक बार। 70 ट्री आर वेयर प्लांटेड बाय पार्थ, 70 ट्री, एंड प्रज्ञा के दे 90 एंड 25 दोनों मिलके लगाए। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 25। सब कुछ क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्हें, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, ओके। पार्थ और प्रज्ञा ने दोनों ने मिलके कितना लगाया, तो अब क्या फाइंड करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल, एक एक करके सॉल्व करते। ए की वैल्यू 70, बी 90 माइनस 25, ओके। अब सॉल्व कर लेते पहले। 70 प्लस 20, 70 प्लस 90 160 माइनस 20, तो दैट मीन बाय द, यहाँ पे तो अपने आंसर मिल गया। और कोई सेकंड क्वेश्चन है क्या? वहां पे सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ओनली एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ 160 में से 25 गया, तो आंसर इज 135। तो 135 ट्री आर प्लांटेड, ओके। तो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा इज 135, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ओनली नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ये पूछा हुआ था। उसने ये नहीं पूछा है कि ओनली पार्थ ने कितना लगाया, ओनली प्रज्ञा ने इतना लगाया, ये नहीं पूछा। तो जितना पूछा उतना ही फाइंड आउट करने का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन का अपने को वेन डायग्राम से यूनियन सेट निकालना है। अब यूनियन सेट निकालना बहुत सिंपल है। इंटरसेक्शन होता है तो कॉमन एलिमेंट लेते हैं, बट यूनियन है
दोनों का यूनियन मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स वहां पे आने चाहिए। तो देखते सेट ए एंड सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है क्या? हाँ, डेफिनेटली 4 इज द कॉमन एलिमेंट। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों कॉमन एलिमेंट नहीं होते तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट निकालना पड़ता था, बट कॉमन एलिमेंट होने के कारण मुझे एक सर्कल के कोलैप्स करके दूसरा सर्कल निकालना पड़ेगा। जो कॉमन एलिमेंट है ना वो कॉमन पोर्शन में आएगा, दैट इज अ कॉमन पोर्शन, यहाँ पे आएगा 4। अब रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे 3, 5, 7, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। सेट बी में क्या रिमेनिंग बचा हुआ है? 1 एंड 8। तो ये हो गया यूनियन ऑफ 2 सेट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते। इसका सेकंड आप ट्राई करिए, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने सेकंड वाला ट्राई नहीं किया, बट थर्ड वाला ट्राई कर रहे। ओके, एक्स सच दैट ऑफ एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 100। 80 to 100 के बीच में प्राइम नंबर निकाल। तो 80 to 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या रहेगा? देखो एक एक करके प्राइम नंबर क्या क्या आता है। ओके, अब 81, 82, 83 है क्या? तो 83 इज द प्राइम नंबर। 83 इज नॉट डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अब देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? दैट नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1। जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो मतलब एक प्राइम नंबर आएगा 83, दूसरा क्या आएगा 87, तीसरा क्या आएगा, फिर 85 भी नहीं आएगा, 86 भी नहीं आएगा, 87 आ गया, 88 नहीं आएगा, 89 भी नहीं आएगा, उसके बाद 90 भी नहीं आएगा, 91 भी नहीं आएगा। ओके, 92, 93, 94, 95, 96, 97। 97 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, तो 97 इज द प्राइम नंबर। ऐसे करके 3 प्राइम नंबर। एंड ये तो बहुत सिंपल है। y such that of y is an odd number between 90 to 100। 90 to 100 के बीच में odd number बोला है, तो 91, 93, 95, 97 and 99। इसका मुझे वेन डायग्राम निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है? वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम निकालने का कंसेप्ट मैंने बताया। कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या देख लो पहले। हाँ, एक कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे भी 97। तो यहाँ पे भी एक सेट निकाल लो सर्कल। दूसरा सेट कोलैप्स करना पड़ेगा क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट मिल गया मुझे। दैट सेट इज नेम एज द एक्स एंड दैट सेट इज नेम वाई। दोनों में से कॉमन एलिमेंट है वो लिख लो पहले यहाँ पे 97। रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे आएंगे 83 एंड 87। रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे भी आएंगे 80, 91, 93, 95 एंड 99। इस तरह से क्वेश्चन आएगा थर्ड में। सिंपल है। ओके, यहाँ पे 87 किसी से डिवाइड होता क्या पहले एक बार देख लेते। 83 प्राइम नंबर है, उसके बाद 87 डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 87 नहीं 89 चाहिए था, गलती से बाय मिस्टेकली हो गया, सॉरी फॉर दैट। एंड 89 चाहिए था। 83, 89 एंड 97 इज द प्राइम नंबर एंड ऑल आर द नंबर बिटवीन ऑड नंबर्स। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। नेक्स्ट इज अ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपने को बुक में एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 18 के ऊपर। प्रॉब्लम सेट की रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो डेफिनेटली। इसके बाद भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे डिफिकल्टी का पूछो, वो डिफिकल्टी आप जो भी निकाल के रखो। एंड डिफिकल्टी जब सेशन आएगा, डिफिकल्टी सेशन में आप निकाल के रखो, उस डिफिकल्टी के वक्त अपन सॉल्व करेंगे जो आपकी डिफिकल्टी होगी। ओके, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। 10 ऑलरेडी हो गया है, 11 में फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। एंड 9 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी मैंने क्लियर करवाया था उस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। मैं तो एक्टिविटी पेज नंबर 18 के ऊपर आपको एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 1 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। ओके, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इतना फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया हुआ है एंड वेरीफाई फॉर दैट। क्वेश्चन सिंपल है, ये पूरा का पूरा फिल करना है। 3 सेट दिए हुए हैं और ये वेरीफाई करना है। अब पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। यूनियन सेट है 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। ए सेट है 1, 11, 13।
बी सेट है 8, 5, 10, 11, 15। क्लियर। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मतलब ए एंड बी की कॉमन एलिमेंट्स। तो ए एंड बी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट है। क्या है ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट? 11। और कोई है? ओके, तो ओनली यहाँ पे क्या आएगा? 11। क्लियर। ए यूनियन ऑफ बी मतलब ए एंड बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। तो ईच एंड एवरी मतलब ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। क्या क्या आएगा यहाँ पे? 1, फिर आएगा 11, फिर 13। मैंने ए पूरा सेट लिख लिया। ओके, सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हो, आपने सीक्वेंस नहीं भी रहा तो भी चलेगा। ओके, तो 1, 11, 13। नेक्स्ट वन इज द 8। नेक्स्ट 5, रिपीटेशन एलिमेंट इज नॉट अलाउड। दैट मीन बात है क्या रहेगा यहाँ पे? 10 and 1 is 15. Clear. A union of B set. Next one is the A intersection of B complement. अब A intersection of B complement means A intersection of B के complement के एलिमेंट छोड़ के remaining element for universal set. Okay, तो A intersection of B complement means ये 11 को छोड़ के यहाँ के each and every elements आएंगे। Means 1, 3, 5, 8, 9, किसको छोड़ के? ओनली 11 को छोड़ के। 10, उसके बाद 12, 13 एंड 15। क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स। ओके, अब ए के एलिमेंट छोड़ के, ये एलिमेंट छोड़ के मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में? 3, 5, 8, 9, 10। 11 छोड़ना है, उसके बाद 12, 13 भी, फिर 15। मतलब 1, 11 एंड 13 नहीं आएंगे, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के आएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स। तो बी में क्या आएगा? 1, 3, 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 नहीं आएगा। 8 भी है। नेक्स्ट वन इज द 9, 10 है, 11 भी, 12, 13, 15 है ऑलरेडी, 15 ही आएगा। सेम। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ओनली। अब कॉमन एलिमेंट मतलब क्या क्या आएगा? 3, 3 और कोई कॉमन है? 3 के बाद 12, 12 कॉमन है, 9, 9 कॉमन है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो मतलब क्या आएगा? 3, 9 एंड 12। यहाँ पे आएगा आपका 3, 9, 12। क्लियर। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालना। बी को, इन दोनों को यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स। तो क्या क्या आएगा फिर? 1, 3, 5, 8, 9 ऑल एलिमेंट्स। मीन रिपीटेशन एलिमेंट इज नॉट अलाउड। दैट मीन 9, 9 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 13 एंड 15। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन बी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स। ए यूनियन बी मतलब 1 है यहाँ पे, 3 है क्या? नहीं है, मतलब 3 आएगा। 5 है, हाँ, 8 भी है, 9 नहीं है, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 9 के बाद 10 है, 11 भी है, उसके बाद 12, 13 है, 15 भी है। तो 3, 9 एंड 12। क्लियर। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं एक काम कर दो। वेरीफाई मुझे क्या करना है? पहला ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। जो जो दिया हुआ है ना उसको इक्वेशन देते हैं। ओके, तो मुझे इसकी जरूरत है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। ओके, जिसकी जरूरत है उसको इक्वेशन देते, बाकी को इक्वेशन नहीं देते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, और किसकी जरूरत है मुझे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसकी भी जरूरत है। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। अब वेरीफाई करते। वेरीफाई करना कैसे?
ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मैं ये बोल सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए एलिमेंट सेम है क्या, 1 3 5 8 9 10 12 13 15, 1 3 8 9 10 12 13 15, मतलब 1 एंड 3 बोथ आर द सेट आर सेम, तो दैट मीन बाय ये इसको कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा, दैट इज द वेरीफाई, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द हेन्स प्रूफ। सेकेंड वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये है, ओके, फोर्थ और इंटरसेक्शन मीन्स सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ क्या बोल सकते हो, ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोनों में एलिमेंट सेम है क्या, इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, 3 9 12 3 9 12। इस तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रा का लेसन टोटली फिनिश हो रहा है, इसके अलावा आपकी डिफिकल्टी आती है तो डेफिनेटली आप पूछिए, ओके। कल नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो ज्योमेट्री की, तो फर्स्ट लेसन लीजिए। चलिए, थैंक यू।